तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक बहुत ही एक्साइटेड चैप्टर है आपका, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का री एनर्जेटिक रिवीजन हम करने जा रहे हैं आज इस सेशन के अंदर। तो पार्ट बाय पार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, उसके हम बात करते रहेंगे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन सबके बारे में करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे, जल्दी रिवीजन भी जाएगा, कम 5-10 मिनट के अंदर पूरा आप समझ जाओगे इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस है क्या? द प्रोसेस, यानी जब प्रक्रम होता क्या है, तो द प्रोसेस विच इज नेसेसरी फॉर लिविंग अस, यानी कि हर वह चीज जो हमें जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, या विच इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, यानी कि वह प्रक्रिया जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो कहलाती है आपकी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे क्या, तो कहते हैं क्या लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ना क्या होता है। तो आपको इसके अंदर पढ़ना होता है बेसिकली कुल मिला के आपके 4 टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है क्या आपका न्यूट्रिशन, ये सबसे पहला होगा आपका न्यूट्रिशन के बारे में। देन होगा हम बात करेंगे सबसे पहला न्यूट्रिशन, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीशन, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो आज जो पूरा पोर्शन होगा हमारा वो न्यूट्रिशन के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे खाना जो पेट के अंदर हमारा जाता है वो कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैसे उसका उपयोग करते हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं, जो कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जो इसको ज्यादा हेल्पफुल करती हैं डाइजेस्ट होने के लिए, इसमें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अगले क्लास के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में कि आखिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से बाहर कहाँ जा रहा है, किडनी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे दिल की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और देन सांस लेने की बात करेंगे। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में। देखो, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण होता क्या है, सिंपल सी बात है। पोषण क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, वह प्रक्रिया इसके द्वारा हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द बॉडी ग्रोथ, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आप भोजन को सही के अंदर ग्रहण करोगे और इसका उपयोग करोगे शारीरिक विकास के लिए, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। समझ में आ गया? न्यूट्रिशन वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, अब भोजन को ग्रहण करेंगे, इंटेक करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे फॉर द बॉडीज ग्रोथ। ओके, नाउ अगर हम बात करें क्या, जो अगला टॉपिक होता है आपके पास वो होता है कौन सा, कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, पोषण के प्रकार, तो पोषण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक, एक होता है आपका हेटरोट्रॉपिक। 2 तरह के पोषण होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में होता है स्वपोषी, हेटरोट्रॉपिक में होता है परपोषी। अब देखो, ऑटोट्रॉपिक आप सबको पता है, ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन भाई बनाएंगे खुद। और हेटरोट्रॉपिक कौन होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि भोजन के लिए किसी और या दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। समझ में आ गया? ना अगर हम बात करें तो जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि जो परपोषी हैं आपके, जो खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, तो ये भी होते हैं आपके कुल मिला के 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है सैप्रोफाइटिक, जिसे हम कहते हैं मृतजीवी। सैप्रोफाइटिक या मृतजीवी आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी, सैप्रोफाइटिक, मृत, मरे हुए, सड़े हुए, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं आपका जो पैरासाइटिक होता है, परजीवी। परजीवी दूसरों के शरीर पर भोजन प्राप्त करना, बट विदाउट किलिंग देम, बिना उसको मारे। ठीक है, जैसे आप देखो ना, जुए होते हैं आपके सर पे, लीस, जोंक हो गया, तो ये सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करते हैं होलोजोइक। अब होलोजोइक के अंदर आते हैं हम लोग, जिसे हम कहते हैं विषमपोषी। हम लोग क्या करते हैं, भोजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज करते हैं। मान को मैंने रोटी, देखो हमने रोटी खाया तो भाई बॉडी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रोटी खा रहे हो क्या खा रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये फर्क पड़ता है कि आप उस रोटी में से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या है उसके अंदर। समझ गया? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जटिल रूप में ग्रहण करते हैं, और वो कुछ समय के बाद, लॉन्ग टर्म के बाद जाकर के देखते हो पूरी लंबी प्रोसेस होती है आपका, तब जाके पचता है। तो ऐसे को हम कहते हैं होलोजोइक। समझ आ गया चीज? फिर से देखो ध्यान से, बात करते हैं न्यूट्रिशन। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद बनाए, ग्रीन प्लांट होगा इसके अंदर, और फिर एक होता है हेटरोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि भोजन के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं। और हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और आपका होलोजोइक। मृतजीवी जो डेड और डिकेइंग मैटर से भोजन प्राप्त करेंगे। फिर होगा आपके पास पैरासाइटिक, परजीवी जो दूसरों के शरीर पर से भोजन प्राप्त करते हैं बिना उन्हें मारे। और तीसरा होता है हमारे पास होलोजोइक, जो पहले क्या करता है, फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जटिल अवस्था में ग्रहण करेंगे, और वो कुछ समय के बाद जाकर के सिंपल सब्सटेंस में टूट करके पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं क्या, किसके बारे में। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों के अंदर पोषण। देखो, प्लांट्स के अंदर मैंने बताया ना, प्लांट्स भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक वो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि बेसिकली ग्रीन प्लांट। तो हमें यहाँ पर बस ग्रीन प्लांट की बात करनी है। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, यानी कि स्वपोषी कहते हैं। अब ग्रीन प्लांट की बात करें तो ग्रीन प्लांट किस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन पौधे, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। समझ में? सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन पौधे, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 चीजें, सनलाइट सूर्य प्रकाश, वाटर जल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। समझ में? डेफिनेशन समझ सकते हो ना? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाएंगे सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्लोरोफिल की सहायता से। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओह सॉरी, हाँ। अगर हम बात करें एंड प्रोडक्ट, अच्छा आपसे पूछा है कि फोटोसिंथेसिस में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है, क्या बाहर आता है? इन सब का इस्तेमाल कर लिया, क्या बाहर आया? तो बाहर आया ग्लूकोज, C6H12O6 जो इनका खाना बन गया पौधों का। बाहर आता है वाटर और बाहर आ जाता है आपका ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने दिया, खाना बनाया, उन्होंने हमें बदले में दे दिया, भाई ये लो ऑक्सीजन आपका। ठीक है से ना? अगर हम बात करें तो अगर आपसे कहता है तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भाई, याद रखना इक्वेशन क्या है? तो मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स? 6, तो 6 CO2 प्लस में 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी कि 12 H2O, और इसकी सहायता में किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और क्या एंड प्रोडक्ट होता है? ग्लूकोज प्लस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत दिमाग में बैठा के समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये क्यों है? क्या क्या मेन इवेंट होते हैं जब भी प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है ना, जब भी आपकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो कौन कौन से नेसेसरी मेन इवेंट्स होते हैं इसके अंदर? तो ये ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन से जरूरी मेन इवेंट है इसके अंदर? तो सबसे पहला होता है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है भैया करता क्या है? क्लोरोफिल, अच्छा क्लोरोफिल है क्या? द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट। पत्तों के अंदर जो हरे हरे रंग होते हैं ना पौधों में, वो उसके क्लोरोफिल है। कहां पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। कहां पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है? तो क्लोरोफिल जो है ना, इस सनलाइट की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सनलाइट की लाइट ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। वहीं फिर ये लाइट एनर्जी जो होता है, अब ये जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ये लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में। समझ आया चीज है? सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगा? तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद ये सनलाइट जो है यानी लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में यानी कि केमिकल एनर्जी में। फिर उसके बाद ये देख रहे हो आप यहाँ पर देख रहे हो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, बट अब क्या यहाँ पर कार्बन इसके साथ नहीं है ना, यानी कार्बन का हो गया रिडक्शन यानी अपचयन हो गया। तो रिडक्शन होता है आपका कार्बन का, रिडक्शन होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। रिडक्शन होता है कार्बन का क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, और एक और पॉइंट रह गया हमारे पास, और वो देख लो आप, ये 12 वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे? 12। अब यहाँ पर कितने बचे? 6 बचे हैं, यानी कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे ना, कण, वो क्या हो गए? वो स्प्लिट हुए हैं, टूट गए हैं टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ आया चीज? तो ये 4 मेजर इवेंट है, याद रखिएगा भाई। पहला मेजर इवेंट, सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा क्या? लाइट एनर्जी को। उसके बाद वो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा 12 वाटर मॉलिक्यूल्स था, ये टूट जाएगा किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। देन रिडक्शन होगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अपचयन होगा, किसमें अपचयन होगा इसका? तो आपका ग्लूकोज में। किसमें होगा? ग्लूकोज में। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं आगे जो होता है हमारे पास किसके बारे में? अमीबा के बारे में। देखो अमीबा के बारे में बहुत सिंपल सा टॉपिक, बच्चों कुछ करना ही नहीं, सिंपल सा चीज है। देखो ध्यान से, ये अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया, बीच में हो गया इसका न्यूक्लियस। यहाँ पे देखो इसको फूड दिख गया, जैसे इसको फूड दिखता है ना तो उसके पांव हाथ लपलपाने लगते हैं भाई। क्या देख लिया उन्होंने? क्या देख लिया? तो इनके जो पैर हाथ होते हैं ना वो लपलपाने लगते हैं। लपलपाने का मतलब क्या है कि ये ना अपने आप को खोल देंगे एक तरह से। ये इनके नकली पांव होते हैं क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोश के जीव है अमीबा। अमीबा जो है ना एक कोश के जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो एक कोश के जीव होता है वो, उसके 50 टांग हाथ तो नहीं होते ना, ऐसा तो नहीं कि भाई वो भगवान जैसा 5 हाथ निकाल दिया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो उसको अपने जितना अंग मिला भाई उतने में इसको रहना पड़ेगा। ठीक है, उसको जितना मिला, जितनी चादर है उसकी, उसी में पाँव फैलाएगा। तो उसकी चादर इतनी बड़ी है तो इसी में अपना पाँव फैला लेता है यूं। और पाँव भी कैसे फैलाता है? तो जो पाँव ये फैलाता है इस पाँव को हम कहते हैं सूडोपोडिया, कूटपाद। सूडोपोडिया कूटपाद, ठीक है, या त्रुटिपाद भी हम इसे कहते हैं। तो जब भी इसे फूड दिखता है तो अपने फोर्स फीड फैलाता है, फूड को कैप्चर कर लेता है। और जब ये फूड को कैप्चर करता है ना बुआ, तो इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या बनाता है? जब ये फूड को कैप्चर करेगा तो क्या बनाएगा? आपका फूड वैक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? फूड वैक्यूल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं खाद्य रंध्र बना लेगा।
ठीक है। इसके बाद इसमें से जो भी कुछ एब्जॉर्ब होगा, जो भी चीज पचाएगा ये, उसके बाद वो बाकी कहाँ चला जाएगा, फिर वही दोबारा पीछे से पिछवाड़े से अपने निकाल देगा। पर पिछवाड़ा भी इसका क्या है, वही टांग खोल के निकाल देगा। ठीक है भाई, समझ आया चीज। तो ये है इसके बारे में, समझ आया चीज अमीबा के बारे में। बस ये इमेज याद रखो, अमीबा खत्म। अब देखो इसके अंदर कुछ मेन चीज है। सबसे पहले देखो हमने देखा कि भाई यहाँ पर जब इसने भोजन देखा ना, और जहां पर इसे अपने पांव फैला दे उसको कैप्चर करने के लिए, तो ये दोनों चीज आते हैं इंजेशन के अंदर, जिसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज इंजेशन, तो हम कहेंगे इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। अंतर्ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमीबा या कोई भी, मुझे रोटी का टुकड़ा दिखा, मैंने हाथ से तोड़ा, मुंह में डाल दिया, ये इंजेशन है। क्या है? इंजेशन। समझ आया? अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? बस केवल और केवल फूड को ग्रहण करना, अपनी बॉडी तक पहुंचाना। ठीक है। फिर इसके बाद इसने क्या किया, फूड को फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, वहां पर इसको पचाया जा रहा है। क्या पचाया जा रहा है? क्या पचाया? तो हो गया दूसरा पचाना। तो सबसे पहले इंजेशन था, अंतर्ग्रहण, फिर उसके बाद हुआ डाइजेशन। अब डाइजेशन होने के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। अब उस फूड में से ना आवश्यक चीज को अवशोषित करेगा। क्या करेगा? अवशोषित, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसे पूरी बॉडी तक पहुंचा देगा। क्या कर देगा? पूरी बॉडी तक पहुंचा देना कहलाता है एसिमिलेशन। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। और इसके बाद क्या करेगा? वो एक्सक्रीट करेगा। एक्सक्रीट होता है शरीर से बाहर पदार्थ निकाल देना। समझा है चीज? वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल देना, एक उत्सर्जन। तो ये होते हैं प्रोसेस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और आपका एक्सक्रीशन। इंजेशन होता है फूड को देखना और ग्रहण करना। डाइजेशन उसे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देना, जटिल पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। डाइजेशन, पचा देना भोजन, और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब करना, आवश्यक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेना। एसिमिलेशन क्या होता है? हमारे पास उस जो एब्जॉर्ब की हुई चीजों को पूरे बॉडी तक पहुंचाना, उसके बाद शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना। ना अगर हम बात करेंगे, अब ह्यूमन बीइंग में आ गए, अब हम आ गए अपने मंदिर। ठीक है। अब देखो ह्यूमन के अंदर हम बात करेंगे तो मानव के अंदर जो पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, ये कहलाता है डाइजेशन सिस्टम, जिसे हम जानते हैं एक एलिमेंट्री कैनल के नाम पर, पाचन तंत्र या फिर एलिमेंट्री कैनल, जिसे हम कहते हैं आहार नली। क्या कहते हैं? आहार नली। और ये आहार नली होती क्या है? तो ये हमारे मुख गुहा, जो बक्कल कैविटी ना, बक्कल कैविटी, पूरा बक्कल कैविटी है, मुख गुहा। मुख गुहा से हमारे रेक्टम तक, मुख गुहा से रेक्टम तक का जो पूरा रास्ता है, ये रास्ता आपका जो नेशनल हाईवे नहीं है, ये रास्ता क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री कैनल। क्या कहलाएगा? आपका एलिमेंट्री कैनल कहलाएगा। तो समझ आ गया चीज? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पूरा पाचन तंत्र है, जो पूरा डाइजेशन सिस्टम है, इसके अंदर ये मुंह, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, और यहां से एनस तक का, जहां समझ रहे हो आप लोग, तो वहां तक का पूरा रास्ता जो है क्या कहलाता है? आपका एलिमेंट्री कैनल कहलाता है, आहार नली कहलाता है। अब इस आहार नली के अंदर कौन कौन सी और किस किस की बलि चढ़ती है देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले आहार नली के अंदर हमारा होता है, ये मैंने बताया ना, मुख गुहा। मुख गुहा की बात करते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर देखो क्या क्या होता है। तो यहाँ पर होता है आपका जीभ, फिर होता है यहाँ पर आपके दांत, और यहाँ पर आपका होता है क्या? सैलिवरी ग्लैंड। समझ आया? आपका जीभ, जीभ क्या करेगा? स्वाद लेगा। क्या करेगा? स्वाद लेगा। दांत क्या करेगा? चबाएगा। समझ आया चीज? और जीभ में एक और चीज होता है कि वो फूड में सलाइवा को मिलाता है। तो सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड, हमारे मुख गुहा के अंदर एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, इसको हम कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या निकालता है? तो सलाइवा यानी कि लार निकालता है। ठीक है। और एक और चीज ये निकालता है, जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? याद रखना, ये एंजाइम है अमाइलेज। क्या है? अमाइलेज। तो सलाइवा जो आपका लार ग्रंथि है, यानी कि आपका सैलिवरी ग्लैंड है, ये निकालता है सलाइवा, लार, साथ ही साथ ये निकालता है आपका अमाइलेज। क्या निकालता है? अमाइलेज। और ये अमाइलेज या ये जो एंजाइम है, ये क्या करता है? ये स्टार्च को, यानी स्टार्च समझो, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है स्टार्च। स्टार्च यानी कि स्टार्च को किस में बदल देता है? शुगर में। स्टार्च को किस में बदल देता है? शुगर में। स्टार्च को किस में बदल देगा? शुगर में। ठीक है। नाउ अब इसके बाद जो होता है हमारे पास खाना, फिर वो कहां से? फिर देखो, इसके बाद खाना ये हो गया। अब यहाँ पर ना, अब ये पाइप जो है, पाइप, इस पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि आहार नली का, आहार नली का, आहार नली का। तो ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक यानी कि अमाशय के अंदर जुड़ता है। अब आहार नली में जो भोजन जा रहा होता है ना, जिस मूवमेंट के द्वारा, जिस गति के द्वारा जा रहा होता है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और हिंदी में इसे बोलते हैं कर्माकुंचन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कर्माकुंचन। आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सी मूवमेंट है, इस मूवमेंट के द्वारा खाना जो है हमारे स्टमक तक पहुंचता है, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझ आया चीज? ना अगर हम बात करें अगला, तो देखो अब खाना पहुंच गया हमारे स्टमक के अंदर। कहां पहुंच गया? स्टमक। स्टमक क्या है हमारा? तो जो स्टार्टिंग के पेज में बताया ना, ये देखो भैया, यहाँ पर आप देख लो फटाफट, आजा आजा आजा, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका स्टमक है। ये देखो, ये जो शेप स्ट्रक्चर है, ये जे शेप स्ट्रक्चर, ये है आपका स्टमक। ठीक है। और ये आपका ईसोफेगस हो गया। ठीक है। यहाँ पर यह आपका लीवर, और नीचे आपका हो गया अग्नाशय यानी कि आपका पैनक्रियाज। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लीवर के बारे में। देखो ध्यान समझना, हाँ आगे बढ़े।
आ जाइए। हाँ, तो स्टमक में बताया जो जे शेप का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? जे शेप का स्ट्रक्चर है। और स्टमक के अंदर आपको कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। और गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालता है गैस्ट्रिक जूस। क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जठर रस निकालता है। अब इस गैस्ट्रिक गैस के अंदर होते क्या क्या है, सॉरी इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होते हैं आपके? तो यहाँ होते हैं पेप्सिन, म्यूकस, HCl। पेप्सिन, म्यूकस को हिंदी में श्लेष्मा और HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्या देखना, जितने भी सिन है ना वो प्रोटीन को तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पेप्सिन है ये किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। म्यूकस, श्लेष्मा ये क्या करता है? तो याद रखना श्लेष्मा जो है ना, क्योंकि मैंने कहा HCl है एसिड, तो एसिड कहीं हमारे पेट की इनर लाइनिंग को जला ना दे तो उसको बचाता है कौन? म्यूकस। तो म्यूकस जो है स्टमक को, बाल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और HCl तो आपको पता ही है बैक्टीरिया को मारने के लिए, क्योंकि हम जो भी भोजन खाएगा तो उसमें बैक्टीरिया रह जाता है, उसको बैक्टीरिया को मार देगा ये एसिड, और प्लस में हमारे खाने को एसिडिक बना देता है। क्या बनाता है? एसिडिक, यानी अम्लीय बना देता है। ठीक है, अब जो इससे पहले खाना नीचे जाने तो यहाँ पर एक ग्रंथि आती है। इस ग्रंथि का नाम होता है क्या? लीवर। क्या नाम है? लीवर। देखो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि, हमारे बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, इस ग्रंथि को हम कहते हैं क्या? लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ठीक है, और ये जो लीवर है ये रीजनरेटेड पार्ट है, ये इसको काट दो दोबारा उग जाएगा। ठीक है, अब लीवर क्या निकालता है? तो लीवर जो है क्या निकालता है? पित्त रस, यानी कि बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर? पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में। अब देखो क्वेश्चन होता है, समझना यहाँ से किस प्रकार से पूछेगा कि मान के चलो भाई एक मरीज है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा देखिए भैया ऐसा है कि आपके हो गई है बाइल जूस, सॉरी आपके हो गए गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्त की थैली में हो गई पथरी। सुना भी होगा आपने, पित्त की थैली में हो गई पथरी। कहा क्या किया जाए? तो उसने कहा कि देखो भैया पित्त की थैली में पथरी हो गई तुम्हारे, अब तुम एक काम करना, फैट जो चीज होती है ना, फैट की चीज वो कम खाना। फैट की चीज कम खाना क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि याद रखना कि जो बाइल जूस होता है इसका काम क्या होता है? ये फैट को तोड़ता है, यानी ये फैट को ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। फैट ग्लोब्यूल्स को जो लार्ज यानी कि बड़े मात्रा में वसा होता है ना, उसको छोटे छोटे फैट बबल्स में तोड़ देता है। ठीक है, तो याद रखना लीवर के अंदर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस, पित्तरस। ये जमा कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर के अंदर, यानी कि पित्त की थैली में। और कभी कभी अगर हमें पित्त की थैली में कोई बीमारी जाती है ना, तो डॉक्टर हमें कहता है कि भैया देखो ऐसा है, तुम्हारा टंकी हो गया है खराब, अब अगर तुम चाहोगे ना कि तुम्हारा लीवर एक्स्ट्रा काम करके इसमें पहले से ही जमा कर दे, तो वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि तुमने तो उसे खराब कर दिया। अगर ये खराब हो गया तो अब ये तो उतना ही बनाएगा ना जितना आप यूज कर सको, क्योंकि अब जमा करने लगे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर थैला तो खराब हो गया। इसलिए जब भी हमारे पास गॉल ब्लैडर में कोई खराबी आ जाती है ना पित्त की थैली में, तो हमें प्रीफर किया जाता है कि भैया आपको क्या करना है? आपको फैट लेस खाना खाना है। ऐसा खाना खाओ जिसमें फैट बहुत कम से कम हो। समझा ये चीज? क्योंकि जो बाइल जूस है, पित्त रस, वो क्या करता है? फैट को तोड़ता है। क्या करता है? फैट को तोड़ता है। ठीक है, ना अगर हम बात करेंगे तो अब देखो बाइल जूस से पहले जो खाना है हमारा छोटी आंत में जाएगा, बट छोटी आंत में भी जाने से पहले, यानी कि क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले, यहाँ पर एक और ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का नाम है पैनक्रियास। कौन सा ग्लैंड है? पैनक्रियास। हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अब पैनक्रियास ये निकालेगा पैनक्रियाटिक जूस। क्या निकालेगा? पैनक्रियाटिक जूस। और यहाँ पर भी 3 चीज होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और आपका अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। फिर सिन आ गया तो ये प्रोटीन को तोड़ेगा। ये किसमें तोड़ता है? प्रोटीन को पेप्टोन में। किसमें तोड़ देगा? प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन में। याद रखना, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देगा। लाइपेज, फिर वही चीज देखो, पैनक्रियास अग्नाशय के अंदर पाया जाता है अग्नाशय रस, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस। इसके अंदर 3 चीज होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है, किसमें तोड़ेगा? पेप्टोन में। लाइपेज जो होता है वो फैट को तोड़ देता है, यानी कि फैट को, वसा को किसमें तोड़ देगा? वसीय अम्ल में। फैट को फैटी एसिड में। और फिर लास्ट होता है आपका अमाइलेज वही स्टार्च वाला, वो वहां पे भी क्या कर रहा था? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा था। स्टार्च भी एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, तो ये यहाँ पर भी क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ता है। और फिर आपका आ जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जगह है जहां पर खाना आपका पूरी तरीके से पच जाएगा। ठीक है, जितना भी चीज में से एब्जॉर्ब कर सको कर लो, अब सारा खाना जाएगा बड़ी आंत में, वहां से पानी निकाल करके टट्टी बना करके उसको फेंक दिया जाएगा। भाई याद रखना ये चीज। तो क्या है हमारे पास? छोटी आंत की बात करें, क्षुद्रांत होता है, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है आपका इंटेस्टियल ग्लैंड। और यहाँ पर भी क्या किया जाता है? आंतीय ग्रंथि। इसके अंदर भी वही है, प्रोटीन को ना एमिनो एसिड में किया जाता है, और साथ ही साथ प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और यहाँ पर ना क्या किया जाता है? जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को भी डाइजेस्ट किया जाता है। अब देखो यहीं पर आपका पाया जाता है विलाई। क्या पाया जाता है आपका? विलाई, VILLI, विलाई मतलब होता है आपका, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कहां पर पाए जाते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग जो होती है ना हमारी छोटी आंत की, जो अंदरूनी छोटी आंत की जो इनर लाइनिंग होती है,
अंदरूनी रेखा जो होती है हमारी छोटी आंत की, उन रेखाओं पर पाया जाता है आपका ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, यानी कि यहाँ पर होते हैं रक्त धमनियां। क्या होते हैं, रक्त धमनियां होते हैं। और ये रक्त धमनियां ही क्या करती है हमारे को, तुमने कहा सारा खाना यहीं पर पच गया, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जो भी आवश्यक पोषक तत्व हम एब्जॉर्ब करेंगे, वो सारा कहां से निकल जाएगा आपका, इसी बिली के द्वारा। और ये ब्लड वेसल से जुड़ा होता है, तो यहीं के इसी के थ्रू हमारे पूरे ब्लड में वो चीज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा और पूरी बॉडी तक सप्लाई हो जाएगा। और बाकी जो अनपचा खाना था वो कहां चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, बृहदान्त्र के अंदर। और बड़ी आंत जो है हमारा, वो क्या करेगा, वो उस अनपचे खाने में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी वो बन जाएगा काइल, CYLE काइल बन जाएगा। और वो काइल फिर हमारा एक तरह से पॉटी होता है जो बाहर आ जाएगा आपका रेक्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था आपका भाई किसके बारे में, लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन के बारे में। कल हम बात करेंगे किसके बारे में, तो कल हम बात करेंगे आपके रेस्पिरेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।